नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सामने देख सकते हैं नालको से जुड़ी वैकेंसी। देखिए, टोटल 518 पोस्ट है जिन पर मैं अभी आपसे बात करूंगा, है ना। 518 टोटल पोस्ट है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है। नालको एक कंपनी है, आप सभी को पता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि एक एल्यूमिनियम की कंपनी है ना। और पीएससी है, बड़ी बात है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है भाई, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, एक नवरत्न कंपनी है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है ना। देखिए, ये जो फॉर्म है ये 31 दिसंबर से चालू हो जाएगा, आप इसको भर सकते हैं और वो डेट भगवान की दया से आज ही है। ठीक है, और आप इसे 21 जनवरी 2025 यानी नए साल में 21 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है, वहां तक इसे भर सकते हैं। पर आपको इसे रुकना नहीं है, आपको इसे पहले ही भर लेना है। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है ये एक एल्यूमिनियम कंपनी है, तो इनके पास एक है बॉक्साइट की माइन, है ना, जो कि दमनजोड़ी में है, और एक है इनके पास कोल माइन जो कि आपको मिलेगी अंगुल में। देखिए, दो सेक्टर हैं, थोड़ा सा इसको बात को समझ ही लीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे। दो सेक्टर है मेरे ख्याल से, यहाँ पे सब कुछ लाल और यही है कि यही चलेगा, चल तो जाएगा, ज़्यादा कौन सा चलेगा, नीला चलेगा, ये वाला चलेगा, है ना। हाँ, अब सुनिएगा, देखिए, तो जो टोटल पोस्ट है मैंने आपको बताया वो कितनी है, 518 है। ठीक है, अब इसको ना दो सेक्टर में इन्होंने बांट दिया है। दो सेक्टर कौन से, आप एक यहाँ पर पढ़िए जरा, S&P कॉम्प्लेक्स अंगुल, है ना, ये अंगुल में है। ठीक है, दोनों उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। इनका हेडक्वार्टर यानी कॉर्पोरेट ऑफिस भी जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में ही ये सब कुछ है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। दो कॉम्प्लेक्स आपको दिखेंगे, एक S&P है और एक आपको मिलेगा M&R कॉम्प्लेक्स। ठीक है, M&R कॉम्प्लेक्स ये दमनजोड़ी में और S&P कॉम्प्लेक्स ये अंगुल में। ठीक है ना। जब आप ये फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो यहाँ देखिए जरा, इस वाले, यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम में जहाँ लिखा है सेक्टर वाइज वैकेंसी ब्रेकअप एंड कैटेगरी, कहने का मतलब इस कॉलम में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई दो सेक्टर है ना, तो कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट कितनी कितनी है, और वो पोस्ट भी कैटेगरी वाइज कितनी है। जैसे मान लो कि मैं SUPT जॉट, अब ये SUPT क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो, S का मतलब स्किल, U का मतलब अपग्रेडेशन, P का मतलब प्रैक्टिकल, T का मतलब ट्रेनिंग। तो स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसका मतलब जानते क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपके स्किल को अपग्रेड करे, है ना। तो बनी बात है ना, देखो आपको उसमें ज्वाइन कराने से पहले, है ना, पहले ये लोग आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ऐसी नहीं है 12 महीने और फिर 18 महीने, मतलब कितना हो गया भाई, हो गया आपको 2 साल 6 महीने, यानी 2.5 साल की तो ट्रेनिंग है सिर्फ, है ना। मतलब आप सिलेक्ट होने से पहले आपको SUPT कहा जाएगा, उसके बाद आप JOT के पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सर JOT क्या है, जूनियर ऑपरेटिव, ऐसी कुछ मैं बता दूंगा, थोड़ी देर टेंशन मत लो, है ना। ट्रेनी ट्रेनी कुछ करके है ऐसा, है ना। तो समझ गया आप मेरी बात, है ना। तो SUPT जॉट, है ना, तो ये वो वाली बात। अब जैसे मान लो कि लेबोरेटरी के लिए जो है 37 पोस्ट खाली है। अब ये लेबोरेटरी सर दो दो कॉम्प्लेक्स है, क्या दोनों में लेबोरेटरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, दोनों में लेबोरेटरी। तो देखो जरा, यहाँ लिखा है, यहाँ पढ़ना जरा, यहाँ लिखा है M&R दमन जोड़ी। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है 37 में से, यहाँ पर टोटल है 9। वहीं देखो S&P अंगुल में कितनी है, टोटल है 28। अब ये 28 भी कौन कौन सी कैटेगरी की, जरा यहाँ देखो, तो ये मालूम चलेगा कि S&P अंगुल में 28 में से 11 जनरल की है। वहीं आप देखोगे कि M&R में 9 में से 4 जनरल की है। SC की हो गई 5 28 में से, ST की हो गई 6, OBC की हो गई 3 और EWS की हो गई 3। लेकिन यहाँ देखो, SC की 1, ST की 2, OBC की 1 और EWS की 1। समझ गए आप मेरी बात। तो इस तरह से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट में कितना क्या कैसा है। तो लेबोरेटरी आप समझ गए होंगे, जिन्होंने डिप्लोमा इन जो भी किया होगा, मैं बताऊंगा इसकी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, BSc ऑनर्स, अगर आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसे भर सकते हैं। और ये अपर एज लिमिट लिखी हुई है, और अपर एज लिमिट हमेशा जनरल के हिसाब से लिखी होती है, इसका ध्यान रखें, और EWS के हिसाब से लिखी होती है, और OBC के हिसाब से भी यही होती है, लेकिन ये उनके लिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना, 3 लोग के लिए यही अपर एज लिमिट होती है। समझ गए। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर आप SC ST से आते हैं
तो आप इसमें 5 साल प्लस कर लें। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ध्यान से देखिए, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह से हैं, लद्दाख से हैं, तो भी आप 5 साल प्लस कर लीजिए। अगर आप 1984 के दंगों में फंसे थे तो भी आप इसमें प्लस 5 साल कर लीजिए। समझ गया ना? इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आप वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, आप नॉन क्रीमी लेयर में, तो आप इसमें 3 साल प्लस कर लो, है ना, वो आपकी मैक्सिमम एज बन जाएगी। अगर आप क्या कहते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, तो उसमें भी फर्क पड़ता है कि अगर दिव्यांगजन कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको 10 साल मिलेंगे। अगर दिव्यांगजन कोई हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो उसे 13 साल की छूट मिलेगी। और अगर वहीं कोई SC ST है दिव्यांगजन, तो उसे 15 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये जो सेंट्रल लेवल पे छूट मिलती है ना, वैसी की वैसी रहेगी। एक्स सर्विसमैन को उनकी रेंडर्ड सर्विस प्लस 3 साल मिलती ही मिलती है, सबको पता है ये बात। समझ गए? और जो लोग पहले से ही नालको में काम कर रहे हैं किसी छोटी पोस्ट में और वो इसे भरना चाहते हैं, वो भी इसे भर सकते हैं। ठीक है ना? उनके लिए लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर पहले से ही वहां पर एम्प्लॉय हो, वो भी परमानेंट हो, तो फिर आपको जो है NOC लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों वापस आते हैं इसमें। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स मैं आपको समझा रहा था, ये देखो यहाँ पढ़ो आप। एक है बॉक्साइट माइन फॉर द पिट हेड एल्यूमिना रिफाइनरी, जो कि मतलब आसान भाषा में बॉक्साइट माइन जो है वो कहाँ मिल रही है, M&R कॉम्प्लेक्स दमन-जोड़ी सेक्टर में। ठीक है? और ये उड़ीसा के ही अंदर आता है। और ऐसी एक है हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिव कैप्टिव पावर प्लांट एंड कोल माइंस। देखो, तो बॉक्साइट माइन कहाँ है? आपके दमन-जोड़ी में, है ना? दमन-जोड़ी M&R कॉम्प्लेक्स, ये रहा, इसमें बॉक्साइट माइन है। ठीक है? और यहाँ पर आपको कोल माइन मिल जाएगी। मतलब सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ माइन है, और भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, जैसे कैप्टिव पावर प्लांट है ना, S&P कॉम्प्लेक्स में। एल्यूमिनियम स्मेल्टर भी है S&P कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पर क्या है, बॉक्साइट माइन फॉर द पिट ऑफ हेड एल्यूमिना, एल्यूमिना यानी रिफाइनरी भी है वहाँ पर। समझ गया ना? इस तरह से बात समझ में आती है। तो रिफाइनरी कहाँ मिल जाएगी आपको? S&P में मिल जाएगी, सॉरी M&R में मिल जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब यहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल में लिखा हुआ है। क्लियर है कहानी? और ये देखो, मैंने आपसे कहा ना, ये देखो SCUPT का मतलब स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी मिलेगी? 12 मंथ की। एंड देखो जरा ध्यान से, तो ये 12 महीने हो गए, 1 साल तो ये हो गया। एंड देन देखो, देख क्या लिखा हुआ है, एंड देन जॉट लेबोरेटरी में, यानी जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी के रूप में लेबोरेटरी में आप 18 महीने के लिए रहेंगे बिफोर प्लेसमेंट। ये देखो जरा, प्लेसमेंट से पहले की इतनी ट्रेनिंग है ये आपकी। और ये जो ग्रेड लगेगा वो ये, इस ग्रेड से ये होता है कि आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात? ऐसे। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है। अच्छा, फीस अगर आप सोच रहे हैं तो फीस सिर्फ 100 रुपए है ना? फीस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। यार रेड ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। ये रहा, है ना? फीस 100 रुपीज। और ये भी सिर्फ किसको देना है? जनरल को देना है, EWS को देना है, और OBC को देना है। ठीक है? बाकी को कुछ भी नहीं देना है। फॉर रेस्ट ये निल है, बाकी के लिए बिल्कुल फ्री है। क्लियर है कहानी? आ जाइए। दिव्यांग भाई बहन हमारे यहाँ पर ये देख लेंगे कि जस्ट डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, 1 लेग 1 आर्म, है ना? तो ये कौन कौन से लोग स्विटेबल है इन जॉब्स के लिए, वो ध्यान रखेंगे। देखिए इन्होंने साफ साफ बताया है कि आपके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर जो है देखो, जो S&P कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें बोला गया है कि SC ST OBC NCL के लिए और EWS के लिए जो पोस्ट हैं वो ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि S&P कॉम्प्लेक्स में टोटल 14 पोस्ट हैं जो दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित हैं, और टोटल 43 पोस्ट ऐसे हैं 43 जो एक्स सर्विसमैन के लिए सुरक्षित है। ये S&P में था। सर क्या M&R कॉम्प्लेक्स में नहीं है? M&R कॉम्प्लेक्स में भी है ना? 14 पोस्ट यहाँ पर भी दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है? और उन 14 में से 4 जो है ना, वो पैरामेडिकल डिसिप्लिन वालों के लिए है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर टोटल 29 पोस्ट सुरक्षित है, उसमें से 2 पोस्ट पैरामेडिकल डिसिप्लिन वालों के लिए हो गई। समझ गए ना? और ये हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज होती हैं जो सरकार देती है। ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली गई है, वो सारी फुल टाइम रेगुलर वाली ही होनी चाहिए। किसी की पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग अलाउड नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बिल्कुल होना ही होना चाहिए। आ जाइए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की क्या क्या है ना, कुछ या और जानकारी मैं पहले नीचे देता हूँ, फिर पोस्ट पर आता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है? अब देखो इसमें क्या है ना, बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन जैसे ये नाम लिखे हैं, जैसे कि SUPT जॉट, तो आप समझ गए होंगे कि ये तो बस लिखा जा रहा है। ये इसके आगे जो लिखा है ना वो जरूरी है। जैसे ये लेबोरेटरी वाला हो गया,
एक ऐसी एसयूपीटी जॉट एक ऑपरेटर वाला हो गया, एसयूपीटी जॉट एक फिटर है। तो आप ध्यान दो पोस्ट का नाम तो ये लिखा हुआ है लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरियन हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, फिटर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल वाला एक हो गया अपना, एक इंस्ट्रूमेंट वाला हो गया, इंस्ट्रूमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला पूरा, है ना। ऐसी एक पोस्ट आपको मिलेगी कौन सी, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक था, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला एक मिलेगा आपको, एक जियोलॉजिस्ट आपको मिलेगा, एक मिलेगा HEMM, ये क्या होता है बात करूंगा, HEMM ऑपरेटर है ये एक, ठीक है ना। एक आपको मिलेगा माइनिंग मेट होगा, एक आपको मोटर मैकेनिक वाली पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, है ना, ये हो गई माइनिंग मेट। इन सबको आप देखो, बोले जितनी पोस्ट लिखी है ना ऊपर, इन सबके लिए वही है, 12 महीने पहले आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है, उसके बाद ड्यूरिंग द दे विल, अच्छा याद रखना, जब आप 12 महीने मतलब ये जो पहला ही साल है जब आप ट्रेनिंग पर हो, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो आगे लिखा है, आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ 1 ईयर SUPT, जब आप ये मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्किल अपग्रेडेशन के लिए ले लेंगे 1 साल की, तो आपका इंडक्शन कर दिया जाएगा जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। यही था देखो जॉट का मतलब, है ना। देखो मतलब पहले ये SUPT का पहला 12 महीना हो गया, और दूसरा जॉट का फिर 18 महीना शुरू हो जाएगा, है ना। और जब आप ये भी पार कर लेंगे तब आपको रेगुलर जॉब दे दी जाएगी। तो याद रखिए, आपने जैसे 1 साल SUPT के तौर पे निकाला, अब जॉट के रूप में निकाल रहे हैं 18 महीने। अब 18 महीने को भी दो हिस्से करो, एक 12 + 6। क्यों सर? क्योंकि क्या है ना कि पहले 12 महीने के दौरान ये जो आपको स्टाइपेंड देंगे वो 15,000 रुपये, और बाकी बचे 6 महीने के लिए आपको 15,500 रुपये दे देंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। और इस दौरान आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी नालको हॉस्पिटल में, ठीक है। आगे लिखोगे आप यहाँ पे, इट मे बी मेंशन्ड इन द नॉर्मल कोर्स ट्रेनिंग 12 मंथ्स फॉर SUPT जॉट, लैब ऑपरेटर इतना 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 इतना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जियोलॉजिस्ट, ये वही 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 वापस से लिखा है, मैकेनिक एंड 18%, और वही बात लिख दी कि 12 महीने और 18 मंथ, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको, है ना। और ये एक्सटेंड भी हो सकता है अगर दिक्कत हो गई तो, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लो 18 महीने भी आपने कंप्लीट कर लिया, अब क्या, अब आपको T0 ग्रेड पर पे स्केल इतना देख लो जरा, 29,000, है ना, जो 3% वगैरह जो बढ़ेगा, से लेकर के 70,000 तक आपको इमोल्यूमेंट्स, यानी ये आपकी सैलरी वगैरह बन जाएगी, ऐसा है। एक जो बचता है हमारा, इसमें आप देखोगे एक माइनिंग मेट है, लेकिन सिर्फ एक और बचता है SOT, यहाँ ध्यान दे देना, SOT समझते हैं ना आप, ये JOT थे जितने भी ऊपर लिखे हुए थे, ये SOT है। SOT की जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है, JOT की सैलरी 29,500 थी, यहाँ देखो जरा 36,500 से शुरू हो रही है भैया, और 1,15,000 तक जाएगी आपकी। ये S0 ग्रेड लगता है, वो T0 ग्रेड था, समझ गए, है ना। अब यहाँ देखो, वहां पर शुरू के 12 महीने में 12,000 रुपये मिल रहा था हर महीने, यहाँ पर देखो 12, यहाँ पर भी वही है, मतलब 12 महीने में तो वही सेम है। आगे कहाँ होता है, हाँ, जब इनका 18 मंथ वाला SOT शुरू होगा, वहां पर JOT लगता है 12 महीने के बाद, यहाँ पे SOT लगेगा 12 महीने के बाद। और 18 महीने दो हिस्सों में टूट जाते हैं, है ना, 12 महीने 6 महीने, तो 18 महीने का जो पहला 12 महीना, उसमें 16,000 रुपये आपको मिलेगा, और 12 महीने जैसे हो जाएंगे तो बच्चे हुए 6 महीने के लिए आपको 16,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना, पर मंथ, ये स्टाइपेंड है। और रेगुलर हो जाओगे तो 36,500 SO ग्रेड लगेगा आपको, और यहाँ पे TO ग्रेड था। क्या आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, क्या मैंने समझाया आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सिलेक्शन कैसे होगी, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा ना, तो आपने देखा है ना, ऐसे सीरियल नंबर आएगा एक, तो टोटल सीरियल नंबर 14 तक है। अब इसमें 1 से 10 तक की जितनी भी पोस्ट आपको देखेंगी सीरियल नंबर वाइज, जब आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 1 से 10 तक, इनको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। लेकिन 11 नंबर से जो भी पोस्ट की मैं बात करूंगा आपसे 14 तक, है ना, ध्यान से देखना, 11 से लेकर के 14 तक जितनी पोस्ट आएंगी, उनमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अलावा ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। क्रेड मतलब 1 से 10 तक की जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी सिर्फ पेपर देंगे, उनको और कुछ नहीं देना है। 11 से 14 वालों को ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ेगा CBT के साथ। अब सर ट्रेड टेस्ट देने तो मेरिट कैसे बनेगी, तो देखो इसमें दो चीजें आ गई, CBT और ट्रेड टेस्ट। तो CBT को जो वेटेज मिलेगा वो 60% का है ना, मतलब 60% इसका महत्व है, और ट्रेड टेस्ट का जो है वो 40% रहेगा। समझ गए आप मेरी बात, इसका विशेष ध्यान रखें, है ना। और बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं या एग्जामिनेशन के लिए जाएं, तो भैया आपको द कैंडिडेट शैल सबमिट, देखो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, याद रखना, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर के जो निकालोगे ना, उसका प्रिंट निकालोगे हार्ड वाला, उसमें आपके सेल्फ खुद के साइन भी कर देना,
ठीक है ना। एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे, ई रिसिप्ट, एप्लीकेशन की जो फीस थी इसकी भी रिसिप्ट निकाल करके रखना। एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, ऑनलाइन भरना है भैया। ऑनलाइन भरने के बाद अपन प्रिंट नहीं निकालते, वो प्रिंट उसमें साइन करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप जब एडमिट कार्ड निकालोगे वो भी ई रिसिप्ट और जब पैसे भरोगे तो रिसिप्ट भी जनरेट होती है ना, उस रिसिप्ट की भी कॉपी निकाल लेना है, सब लगेगा वहां पे। आईडी प्रूफ वगैरह, डॉक्यूमेंट अपलोड जितने आपने किए सबके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आपको पहुंच जाना है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वाया कमिटी, है ना। ये सब लेकर के वहां पहुंच जाना सब, ठीक है। ध्यान रखना सब 10वीं 12वीं जितना जो भी किया आपने, आईटीआई फाईटीआई सब ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब चलेगी वहां पर, ठीक है। और भाई कैटेगरी वालों को ये बात पता है अपनी अपनी कि उन्हें क्या करना है ना, और क्या बताना जरूरी है यहाँ पर। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे सर, अब ये सिलेबस क्या रहेगा। देखो सिलेबस ऐसा है कि आपके सब्जेक्ट का 60% आएगा, मतलब 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से रहेगा। तो करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर दें पिछले साल का, है ना। ध्यान रखें पूरा 2024 का अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। देखिए 2023-24 इतना कवर कर लिया करें, है ना, वो जरूरी रहता है, इससे ज्यादा नहीं वहां जाता है। 40 क्वेश्चन बहुत है यार, पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे वो आपसे। तो याद रखेंगे किसके लिए ट्रेड टेस्ट है, किसके लिए ट्रेस नहीं है, किसके लिए ट्रेड टेस्ट नहीं है। सैलरी बता दी, सब बता दिया। रिलैक्सेशन वगैरह इन्होंने यही कहा कि भैया देखो ईडब्ल्यूएस वालों को अगर अपनी जो भी फायदा उठाना है तो उन्हें अपने सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनती है। ओबीसी वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर वाला एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें लिखा होता है कि वो क्रीमी लेयर के नहीं है, ठीक है ना। और SC ST को अपना सब लाना पड़ेगा, दिव्यांगजनों को अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो करनी पड़ेगी। जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, है ना। और जम्मू कश्मीर वाले बस अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो 5 साल का जो है ये सब लगेगा। एक्स सर्विसमैन वालों को भी ये सब करना पड़ेगा, समझ गए। और यहाँ पर ये इसको छोड़ दो आप, कोई मतलब नहीं। एप्लीकेशन फी मैंने बता दी है किसके लिए कितनी, बाकी सबके लिए नील है, किसी के लिए नहीं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी जीरो है, सबके लिए जीरो है ना। ये इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा, इसमें साफ बोला है कैरियर में जाओ, कैरियर नालको में जाओ, यहाँ पर जाओ, है ना। ये ऐसे करते करते आपको जाना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना वो बताया जा रहा है। मैं आपको सीधे डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भर लेना। सर इतनी सारी पोस्ट हैं तो क्या हम एक ही पोस्ट के लिए भरेंगे? आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भरेंगे, मल्टीपल पोस्ट आपको अप्लाई नहीं करना है वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक बार में एक ही फॉर्म भरेंगे, मतलब एक ही भरना है, एक बार में एक का मतलब नहीं है, एक ही भरना है, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना। आपको जो है 3 चॉइसेस मिलेंगी सेंटर की, है ना। और देखो अगर आप खुद मत भरना भाई, खुद मत भरा करो वैसे, क्योंकि यहाँ पे स्कैन वगैरह करना पड़ता है, फोटो वगैरह, है ना। इसका साइज वगैरह क्या है ये वहाँ लोग कर लेंगे, यहाँ पे साइज वगैरह कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में ना हो वो ध्यान रखेंगे, है ना। बस इतनी सी कुछ चीजें हैं, तो ये बढ़िया किसी से भरवा लो। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ इस पीडीएफ में यहाँ से लेकर के ये कोलकाता एंड गुवाहाटी बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस डेट ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, ये यहाँ पर कुछ सेंटर लिखे हैं, इन्हीं में से 3 आपको चुन लेने हैं, समझ गए। और जब आप फॉर्म भरोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। ये सजाए मौत लिखी हुई की गलती ये करी या किसी इन्विजिलेटर से हल्ला हो किया तो हम आपको भगा देंगे, जेल में डाल देंगे, ये सब लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए और आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट पंजीयन होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब जहां पर आईटीआई लिखा मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा उस पोस्ट के बारे में भी, जितनी भी आईटीआई वाली है, जहां पे आईटीआई है उसका मतलब है कि 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, है ना। और अप्रेंटिसशिप अगर कहीं मांगा गया तो अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है तो वो 1 साल का ही होना चाहिए, है ना। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, सर्टिफिकेट स्टार्टिंग और ये सब दुनियादारी लिखा हो ना। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ये सब पोस्ट के सामने लिखा होगा वहां पर। माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और जैसे कि अब कोई एक पोस्ट होगी जिसमें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लगता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या डिप्लोमा इन बीएससी नर्सिंग जहां पर लग रहा है वहां पे यही वाली चीज चाहिए होगी। लेबोरेटरी में देखो जरा, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना, जनरल नर्सिंग, ये सब तो कितनी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, समझ गए ऐसे। और क्या है, और ये डेट आपको मैंने पहले ही बता दी है यहाँ पर, ठीक है। और हाँ अब ये जो है जैसे SC ST को ये कह रहे हैं, जो एलिजिबल SC ST हैं उनको ये पैसे भी दे देंगे जो इनका टिकट का लगेगा, है ना। अगर सब ठीक रहा डॉक्यूमेंट वगैरह, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आ रही तो, है ना, तो सेकंड क्लास का या रेल बस का दे देंगे 30 किलोमीटर के दायरे तक का, ऐसा कुछ इनका मामला रहता है। और वो भी तब होगा जब आप पासबुक लेकर के आए, सेल्फ अटेस्टेड
कॉपी लेकर के आए पासबुक की, आईएफएससी कोड और सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब लेकर के आना पड़ेगा आपको, है ना। ये मुझे तो देखिए भीख लगती है इसको, बल्कि वापस ये लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप गरीब हो, है ना। कम नहीं है हमारा समाज, कम नहीं है। पहले बोलेंगे कि भेदभाव मत करो, और ये सब कर करके ये मतलब सोचो वहां पे हर जाति के लोग खड़े होंगे, ये एससी एसटी को पैसे देने लगते हैं, है ना। तो ये लोगों से ना आप पैसा लेना बंद करो। आप खुद समझो इस बात को मेरे भाई बहनों, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, है ना। ये जो इस तरह की जो स्कीमें होती है ना, ये कि हम आपको पैसे दे देंगे, मुझे तो ऐसा एहसास आता है कि जैसे फील कराया जा रहा है कि गरीब है ना। तो ये मतलब ये तो मैंने हर जगह देखा है कि फेयर है, फेयर है। देखो वाकई में अगर कोई है तो बिल्कुल दिल, फिर तो बात सही है, तो वही तो सभी जानते हैं कि अगर वाकई कोई गरीब है तो उसे मिलना ही चाहिए, उसकी मदद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि वर्ण व्यवस्था से हम काफ़ी इधर निकल आए हैं कि अब हम लोगों को समानता देखते हैं, माना कभी देखा होगा लोगों ने कैसे भी किया, वो छोड़ो, वो जनरेशन कब की गायब हो गई, है ना। अब की जनरेशन का तो कोई लड़ाई ही नहीं है ना यार, तो क्यों पुरानी चीज़ें खोद खोद करके लेकर के आना चाहिए, उसको लेकर के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप मानसिक तौर पे उसको बराबर कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि यार और कैटेगरी वाले तो नहीं ले रहे हैं, तो आप भी मत लीजिए, मत जाइए, आपने बराबर कर दिया उस बात को, है ना। ये कुछ समय के बाद सिर्फ नाम रह जाएगा एससी एसटी, लेकिन ये तब तक, जब तक ये स्कीमों के तौर पे इस तरह से मौजूद है ना, तब तक दिक्कत रहेगी, नहीं समझे। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें मेरी बात, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिटरली अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको जरूरत है आप बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है साहब, है ना। दुनिया सब समझती है, इतना तो सब समझते हैं, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे खासे खानदान से हैं तो क्यों भीख मांगने जाओगे यार आप? क्या करोगे यार, वो 150 200 रुपये 300 रुपये क्या टिकट दे देंगे वो यार, है ना। तो बिल्कुल ड्रॉप इट, है ना। बिल्कुल शेर जैसे जाइए, शेर जैसे वापस आइए, है ना। राजा जैसे जाना इसे कहते हैं, है ना। आप खुद खत्म करो कास्ट एंड क्रीड, तो यहाँ सिस्टम में घुसा पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कब खत्म होगा। ये सिर्फ एक सियासी, मुझे वो लगता है ना कि ये सिर्फ सियासत है, ये दिखाने का तरीका कि देखो हम हैं, मतलब सब यही करते हैं ना, ये सियासत है, ये राजनीति है। तो इससे वोट वोट मिलते हैं, वोट बैंक होते हैं इससे, ऐसी वाली बात है। आओ आगे चले। तो अब ये आता है भैया, यहाँ देखो जरा। अब आप देखो टोटल सीरियल नंबर कितने हैं, ये देखो यहाँ पर देखो टोटल सीरियल नंबर। अब सिर्फ पोस्ट ही और एलिजिबिलिटी बतानी बची है आपको ना। टोटल पोस्ट 14 है। अब देखो, तो अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कहाँ तक मैंने बोला था आपसे। ये देखो 11 सीरियल नंबर, ये 11 है, 11 से लेकर के जितने भी यहाँ तक आ रहे हैं, इनको क्या करना है, इनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना है और साथ में इनको ट्रेड टेस्ट भी देना है, ठीक है ना। ये आपने अभी अभी पढ़ा था, है ना, मैंने बताया था। उन दोनों का वेटेज भी जरूरी है, दोनों में अच्छे से आना चाहिए बात, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से पोस्ट हैं, तो पहले इन्हीं को देख लो। चलो 11 से 14 दिन में ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो एक है ड्रेसर कम फर्स्ट एड, फर्स्ट एडर, देखना ना, फर्स्ट एडर मतलब वो चोट वोट लगने के बाद। टोटल पोस्ट कितनी है, 5 है। इसको इतने रुपए मिलेंगे, है ना। ट्रेनिंग सबकी उतनी ही है कि नहीं है, टू बी इंडक्टेड इन, नहीं शायद इनकी इतनी नहीं है ना। हाँ इनकी इतनी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ SUPT है, देखो यहाँ तक के लोगों के लिए कहा है कि 12 मंथ एंड 18 मंथ, ये देखो, क्योंकि इनके में लिखा रहता है ये सब, है ना। मतलब इनकी ट्रेनिंग उतनी नहीं रहेगी, और इनके ये W2 ग्रेड ना आप सर्च कर लेना, P0 ग्रेड सर्च कर लेना, है ना। क्योंकि मेरे को लग रहा है इनको सीधे इंडक्ट कर दिया जाएगा, इनके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। और यहाँ पर एज भी आप देखो जरा, मैक्सिमम है यहाँ पर, थोड़ी सी एज जो है ना वो फर्क पड़ रहा है। ये 11 से ऊपर वाले में देखो 27 27 दिख रहा है मैक्सिमम एज, और यहाँ देखो 35 से शुरू हो रहा है ना। अब इनको भी ट्रेनिंग करा के बुढ़ा करा देंगे तो रिटायर कब करेंगे भाई, ऐसा नहीं होगा, है ना। और ये देखो जरा कौन कौन सी यूनिट में खाली है। M&R ये दमन जोड़ी में है ना। 5 वैकेंसी है, 3 जनरल के लिए, एक ST के लिए और एक OBC के लिए, ठीक है ना। अब कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, 10th पास वो होना चाहिए, है ना। 2 साल का उसके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये तो 10th पास हो, एक्सपीरियंस हो, और 2 साल का कैसा एज ड्रेसर हो, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में कहीं पर उसने काम किया हो, और ये देखो वैलिड फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उसको इशूड किया हो बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा, ये देखो। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आ जाएगा, इसकी 2 ही पोस्ट है, वो दोनों MNR में ही है, और ये जनरल और ST की है ना। ये इतनी सैलरी इसको मिलेगी। ये 10+2 हो साइंस के साथ, है ना। मतलब हायर सेकेंडरी 10th और 12th दोनों पास करिए, और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन में किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, है ना। 1 साल का, सॉरी, विद 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि 2 साल का आपने ये किया और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। और तो बस आप समझ गए होंगे मेरी बात। यहाँ आ जाओ जरा नीचे वाले में, ये नर्स है ग्रेड 3 की, 7 पोस्ट है टोटल,
और ये भी MNR दमन-जोड़ी में है और आप कैटेगरी वाइज इन पोस्ट को देख सकते हैं। और 10th पास की हो, 12th पास की हो साइंस के साथ, और जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 साल का कोर्स हो या फिर डिप्लोमा हो, या BSc नर्सिंग भी चल जाएगी गवर्नमेंट किसी कॉलेज से में। और ये देखो यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ना, इन लाइन ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अभी ये सब लिखा हुआ है कि लेबर रूम में, हेल्थ रूम में, इंजेक्शन रूम में, कहीं ना कहीं आपने बताया। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 6 पोस्ट हैं टोटल, और वो भी दमन जोड़ी में ही है। और ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसे, वही 10th है, 12th है, साइंस से 12th किया हो और डिप्लोमा फार्मेसी में हो तो बढ़िया है, और रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर, है ना। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर में आपने काम किया है, ICU में काम किया है, OT में काम किया है, कैजुअलिटी में, फर्स्ट एड में हैंडल किया हो आपने, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये मैक्सिमम एज थी। अब आ जाइए ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से अब ऊपर की तरफ ही चलेंगे। अब ये मोटर मैकेनिक है, देखो टोटल 22 पोस्ट है, और ये भी सिर्फ MNR में ही है, और कैटेगरी आप देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये 10th के साथ ITI मांग रहे हैं, ठीक है ना, और 2 साल की ITI मांग रहे हैं। और ध्यान देखना, ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी सर्टिफिकेट बोल रहे हैं मोटर मैकेनिक ट्रेड में, ठीक। आ जाओ SUT, ये माइनिंग मेट है, 15 पोस्ट है, वो भी सिर्फ दमन जोड़ी में ही है, और 10th पास हो और माइनिंग मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और ये भी देख लो आप। फिर SOT, ये SOT भी है सीनियर, और देखो एक ही पोस्ट है वो जनरल की है, वो भी दमन जोड़ी में ही है ना। ये इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी मैक्सिमम एज भी 28 रखी जनरल के हिसाब से। तो भैया इनने डिप्लोमा किया हो माइनिंग में, या माइनिंग इंजीनियरिंग आपने करी है तो भी बढ़िया चल जाएगा काम, है ना। विद वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। और आ जाइए यहाँ पर SUPT.HEMM ऑपरेटर में, ये 9 पोस्ट टोटल, और ये सारे के सारे दमन जोड़ी में ही है। और 10वीं पास हो, ITI हो आपके पास 2 साल वाला, और इन MMW या डीजल मैकेनिक ट्रेड में किसी में भी होना चाहिए, इतनी सी बात है। और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है ना, और फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। फिर आ जाता है जियोलॉजिस्ट, 4 पोस्ट है, वो भी दमन जोड़ी में ही है। BSc ऑनर्स जियोलॉजी लगेगी, है ना। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 48 पोस्ट है, अब ये दोनों में आ गया। SNP अंगुल में 36 पोस्ट है, MNR में 12 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे दोनों में। और इसके लिए 10th और ITI चाहिए, और अप्रेंटिसशिप भी चाहिए। ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी किया इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेनिंग, मैकेनिक ट्रेड में। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 63 पोस्ट है, यहाँ SNP अंगुल में 48 है, 48, और MNR दमन जोड़ी में 15 वैकेंसी है। और 10th ITI और इलेक्ट्रिकल में चाहिए, और साथ में अप्रेंटिसशिप भी किया हो आपने 1 साल का। और SUPT जॉट फिटर के लिए 73 पोस्ट है भैया, काफ़ी सारी पोस्ट है इसकी, दोनों ही ब्रांचेज में इनके। 10th प्लस ITI वही, और अप्रेंटिसशिप भी लगेगा। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, कहीं किसी कंपनी में आपने ट्रेनिंग कर ली, और वो कब करने को मिलता है, जब आप उसी फील्ड से ITI कर लेते हो तब मिलता है, और फिटर ट्रेड में ये होना चाहिए। और एक आपका ऑपरेटर वाला, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट भैया, 226 पोस्ट है इसकी। तो 10th और ITI, और आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हो किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में किया है तो भी चल जाएगा, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स में किया हो तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तब भी चल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रीशियन में किया तब भी चल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया तब भी चल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में किया तब भी चल जाएगा, फिटर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप, मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है डिस्कशन विद मनोज नाम से, इसी नाम से जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना, मिल जाएगा, मैं मिल जाऊंगा आपको, ब्लू टी-शर्ट चश्मा लगाए हुए दिख जाऊंगा वहां पर। और यहाँ पर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मुझसे बातें भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी देश दुनिया की बातें हो, पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, तैयारी कैसे करें, क्या करें, बहुत सारी ढेर सारी बातें आप जो मुझसे कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अपने नॉलेज और अपने ज्ञान के दायरे में रह करके जो मैं आपको समझा पाऊंगा, मेरी जितनी क्षमता होगी मैं आपको जरूर मदद करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।